तो हम लोग किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उससे दूर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात कर रहे थे और हमने कहा कि अगर टोटल चार्ज है उसके अंदर में ज़ीरो नहीं है तो फिर हम उसको मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर कई सारे चार्जेस हैं और सब मिल करके अगर टोटल चार्ज Q है तो दूर के पॉइंट्स के लिए इसको हम लोग ऐसा पोटेंशियल बनाते हैं, इसको हम लोग मोनोपोल मोमेंट कहते हैं, टोटल चार्ज। और फिर ऐसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनमें टोटल चार्ज तो ज़ीरो होता है लेकिन उसका पोटेंशियल 1/r² के अनुसार चलता है और उसको हम लोग डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं और उसके लिए एक डाइपोल मोमेंट की कल्पना करते हैं। और वो जो डाइपोल मोमेंट है P, यहाँ लिखा है क्या, हाँ P, वो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर डिस्क्रीट चार्ज हो तो ऐसे और अगर कंटिन्यूस चार्ज हो तो ऐसे, रो इनटू पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी चार्ज का, जहाँ डी-टाउ बनाया है वहाँ का पोजीशन वेक्टर, और उस जगह पे जो चार्ज डेंसिटी है वो, या रो डी-टाउ को अगर आप चार्ज सोचिए तो ऐसे। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कि एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो इसके थीटा पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और फिर उसका P निकालने की हमने कोशिश की। टोटल चार्ज ज़ीरो है और डाइपोल मोमेंट P निकालने की हमने कोशिश की और ये एक्सप्रेशन है। तो इसको थोड़ा आज इवैल्यूएट करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे ये दो इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व हैं, ये चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एरिया है सरफेस के ऊपर, एक छोटा एरिया है, एलिमेंट्री एरिया है, जिसमें थीटा को डी थीटा से बदला गया है, फाई को डी फाई से बदला गया है, उससे ये एरिया बना है, वो कर दिया। और ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहाँ पर ये चार्ज हम ले रहे हैं। और थीटा पर और फाई पे इंटीग्रेशन है, और चूँकि पूरा स्फीयर है तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई और फाई का जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई। ये तो आप इस आर वेक्टर को देखिए, हमें इंटीग्रेट करना है और ये आर वेक्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ ये आर वेक्टर है, यही सरफेस एरिया जब हम यहाँ लेंगे तो आर वेक्टर ये हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बदलेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और तब फिर उसको आसानी से हम वेक्टर सम नहीं करके हमें स्केलर सम 3 बार करने पड़ेंगे। इस आर वेक्टर को देखिए क्या लिख सकते हैं हम। आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, एक तो अगर स्फेरिकल पोलर में जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, और चूंकि इस आर का वैल्यू फिक्स है तो ये कैपिटल आर है, ऐसा सारे चार्जेस मेरे सरफेस के ऊपर हैं तो इसलिए ये आर कैपिटल आर है ऐसा। लेकिन इसकी जगह अगर हम कैपिटल आर और आर कैप लिख देते हैं तो फिर वही समस्या रह जाती है कि ये आर कैप अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे आर कैप इधर यूनिट वेक्टर है, अगर यहाँ लेंगे तो ऐसे आर कैप होगा, यहाँ अगर लेंगे तो इस तरफ होगा, तो फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग स्फेरिकल में नहीं जाके इसको कार्टेशियन में ब्रेक करेंगे और हम इसको लिखेंगे, ये जो आर वेक्टर है इसको हम सीधा लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और x की जगह आप लिख सकते हैं क्या, देखिए जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये थीटा है, ये पॉइंट अगर है ये r है, थीटा है, और ये फाई है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो जो z कंपोनेंट है इस r वेक्टर का वो है r इंटू कॉस थीटा। तो ये जो है ये है r इंटू कॉस थीटा, ये है k कैप। और इधर का जो पार्ट हो गया, इसके अलावा इधर का जो पार्ट हो गया, ये वेक्टर जो बना ये बनेगा r साइन थीटा मैग्नीट्यूड का, और x का मान इसके कॉस फाई से मल्टीप्लाई करके मिलेगा और y का मान इसको साइन फाई से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। इसलिए ये x जो है ये बनेगा कैपिटल R साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ फाई से, ऐसा ये आई कैप बनेगा।
और जे कैप में आर साइन थीटा तो वही रहा, और उसको हमें साइन फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जे कैप होगा और ये के कैप होगा। ऐसा हम इस आर वेक्टर को लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लेके अलग अलग पी एक्स, पी वाई, पी जेड लिखें तो क्या बनेगा? पी एक्स क्या बनेगा? ये वेक्टर पी है, इसका एक्स कंपोनेंट लेना है, और तो सब स्केलर ही स्केलर हैं, ये केवल वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट लेना है, और इसका एक्स कंपोनेंट लेने का मतलब ये लेना है, ये लेना है, ये। तो पी एक्स अगर आपको लिखना हो तो इंटीग्रेशन सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और इस आर वेक्टर का कंपोनेंट यानी कैपिटल आर साइन थीटा कॉस फाई, ये, और फिर कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, वहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। इसको अगर आप इंटीग्रेट करें, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, फाई गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो ये आने वाला है 0। हम 0 पहले ही से कह सकते हैं कि आने वाला है। पी वाई भी 0 आने वाला है। पी वाई भी अगर आप लिखेंगे तो ये भी 0 आने वाला है। इसमें y कंपोनेंट लिखते समय इसका y कंपोनेंट लिखना होगा, अर्थात ये वाला लिखना होगा। तो r साइन थीटा कॉस फाई यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस फाई यहाँ पर है, साइन फाई यहाँ पर आएगा। जब पी वाई लिखेंगे वो भी 0 होने वाला है, केवल पी जेड बचने वाला है। और ये हम बिना इंटीग्रेशन किए हुए विश्वासपूर्वक इसलिए कह रहे हैं कि इस स्फीयर को अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा, और ये पेयर अगर आप देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट z डायरेक्शन में होगा। और ऐसे ही पेयर्स में आप सबको बांट सकते हैं। कहीं पर भी कोई चार्ज है तो करस्पॉन्डिंग चार्ज एक अपर हेमिस्फीयर में, एक लोअर हेमिस्फीयर में, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और इसलिए ये सारे मिल करके फाइनल डाइपोल मोमेंट मेरे को z डायरेक्शन में ही मिलना है, तो इसलिए हम पी जेड ही निकालेंगे। ऐसे आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए, थीटा के ऊपर ये 0 आने वाला है। तो पी जेड पे चलें। पी जेड बनेगा हमारा इंटीग्रेशन सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और अब r का z कंपोनेंट करेंगे तो कैपिटल R कॉस थीटा के कैप। तो z कंपोनेंट ये इतना बना, और उस तरफ से आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, 0 टू पाई थीटा बराबर और फाई बराबर 0 टू 2 पाई। फुल स्फीयर के लिए, पूरे स्फीयर में अगर आपको करना है तो ये लिमिट्स देंगे थीटा फाई के, तो पूरा स्फेरिकल सरफेस बनेगा। अब क्या क्या कांस्टेंट है बाहर लिखें। सिग्मा नॉट आर क्यूब, सिग्मा नॉट और आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। थीटा वाले पार्ट लिखिए, थीटा 0 टू पाई, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा वाला पार्ट लिख लिया। फाई केवल डी फाई ही है अकेला, तो डी फाई यहाँ, और वो जाएगा 0 से 2 पाई तक। तो ये तो इंटीग्रेशन 2 पाई हो गया। इस 2 पाई को यहाँ सीधा सीधा लिख लें, 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब। और इस इंटीग्रेशन को देखें, अब इस इंटीग्रेशन को, ये जो साइन थीटा डी थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव डी ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा बनता है, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह आप डी ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस लगा करके। तो डी ऑफ कॉस थीटा अगर इसको करेंगे, और यहाँ कॉस का स्क्वायर है, तो जैसे हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, उसी प्रकार से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा डी ऑफ कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसे एक्स क्यूब बाई 3 होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा बाई 3 बनेगा। तो ये कॉस क्यूब थीटा बाई 3 ये बनेगा, और ये माइनस लगा करके, और ये इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई। थीटा बराबर पाई रखें और थीटा बराबर 0 रखें। तो थीटा बराबर पाई रखिएगा, कॉस पाई बराबर -1, उसका क्यूब भी -1, तो
तो ये -1 और ये माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा और 1/3 बनेगा। और उसमें से क्या आपको घटाना है, तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, फिर से ये 1/3 आ जाएगा और माइनस, तो माइनस लगा के फिर से माइनस लगा के 1/3, 1/3 माइनस माइनस 1/3 अर्थात 2/3, ये पूरा बन गया 2/3। तो ये 2/3 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बना, देखिए ये बना, इसको हम लिख रहे हैं 4/3। ये देखिए 4/3, 2/3 और ये 2 मिलके 4/3, और फिर पाई, ये पाई, और ये कैपिटल आर का क्यूब, ये कैपिटल आर का क्यूब, और सिग्मा नॉट, ये बना pz, और px और py 0 हैं, तो इसलिए p वेक्टर जो है वो ये k कैप ऐसा, ये इतना इसका डाइपोल मोमेंट है। 4/3 पाई आर क्यूब ये इसका वॉल्यूम है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है, और उससे अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसको। एक पहले हमने एक दफ़ा इस प्रकार का सवाल लिया था, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए, सिग्मा नॉट कॉस थीटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए हमने एक स्फीयर लिया था रो डेंसिटी का, प्लस रो डेंसिटी का, और एक दूसरा स्फीयर लिया था माइनस रो डेंसिटी का, और उसको जरा सा शिफ्ट कर दिया था ऐसा, माइनस रो वाला स्फीयर ये नीचे वाला है और प्लस रो वाला ऊपर वाला है, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं दोनों स्फीयर्स, कंसेंट्रिक थे, और हमने जरा सा शिफ्ट कर दिया, माइनस का सेंटर यहाँ है और प्लस वाले को पूरे को ऐसा ऊपर उठा दिया, तो ये यहाँ पे ये प्लस वाले का सेंटर यहाँ है और माइनस वाले का सेंटर यहाँ है। और आपको याद होगा अगर d डिस्टेंस हमने इसको उठा दिया था तो हमने दिखाया था कि इसको आप सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा नॉट कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सिग्मा नॉट बराबर रो नॉट d ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इसमें रखने की कोशिश कीजिए, इस जगह पे सिग्मा नॉट की जगह अगर रो नॉट डी लिखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा नॉट की जगह पे रो नॉट इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं आप। और ये है टोटल चार्ज ऑफ वन स्फीयर, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो नॉट। तो पॉजिटिव स्फीयर जो है कंप्लीट वॉल्यूम में उसका चार्ज ये है, नेगेटिव जो है उसका भी टोटल चार्ज इतना ही है नेगेटिव साइन के साथ में। तो इनको अगर आप बाहर के पॉइंट्स के लिए अपने केंद्र पर सारे चार्जेस को आप इकट्ठा मान सकते हैं। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए ये जो लोअर नीचे वाला स्फीयर है उसको आप यहाँ पे पूरा मान लीजिए, पूरा चार्ज यहाँ, और जो ऊपर वाला स्फीयर है उसका केंद्र यहाँ है तो वहाँ आप प्लस क्यू मान लीजिए, उसके पूरे को यहाँ इकट्ठा कर दीजिए तो बाहर का चीज़ वही रह जाएगा। तो देखिए दो चार्ज जैसा डाइपोल हो गया ये, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना डिफरेंस डी, तो रो नॉट इंटू डी, चार्ज इंटू डी, जो हम डाइपोल मोमेंट करते हैं दो चार्जेस के लिए। तो ये इस प्रकार से इसको हम लोग ये काफ़ी बार आएगा, अब आगे भी कोर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि ये है और इसका इतना डाइपोल मोमेंट है। तो अब बात करते हैं एक डाइपोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उससे दूर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की। तो हम लोगों ने जैसे पहले ही चर्चा किया था, अगर टोटल चार्ज नॉन ज़ीरो है, मोनोपोल मोमेंट है, तो फिर उसका पोटेंशियल दूर के पॉइंट्स के लिए जो टोटल चार्ज है डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यानी 1/r के अनुसार चलेगा, और डाइपोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1/r² के अनुसार चलेगा। लेकिन उसके अलावा जो और बाकी थीटा फाई हैं उन पर क्या डिपेंडेंस है उसको हम लोग अब देखेंगे। तो हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डाइपोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये,
और इसके अंदर में कई सारे चार्जेस हैं, हम डिस्क्रीट लेके लिखते हैं और कंटिन्यूस में भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। और इसमें कहीं पर ओरिजिन और एक्सेस आप बना के रख सकते हैं। और जो ith चार्ज है उसको अगर देखते हैं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप RI वेक्टर ऐसा लिखेंगे, ये ith चार्ज है तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर ऐसे। और इस स्थान के ऊपर, इस RI स्थान के ऊपर QI इतना चार्ज यहाँ पर ऐसा हम लोग सोच के चलेंगे। जो R1 वेक्टर है वहाँ पे Q1, जो R2 वेक्टर है वहाँ पे Q2, ऐसे मिल करके यहाँ पे चार्जेस हैं। टोटल चार्ज जो है वो 0 है, क्योंकि टोटल चार्ज अगर 0 नहीं होगा तो फिर डायपोल मोमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ओरिजिन पर ही डिपेंड कर जाएगा वो। तो ये टोटल चार्ज मिल करके 0 है। और इसके कारण से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से दूर के किसी पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है, P पॉइंट, यहाँ पे हम पोटेंशियल जानना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इसके कारण से क्या पोटेंशियल लिखेंगे? इसके कारण से जो पोटेंशियल लिखेंगे वो होगा, इसके कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे हम वो होगा QI डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस इसके कारण, यहाँ QI चार्ज रखा है, RI इसका अपना पोजीशन वेक्टर है, इसके कारण से हम यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो ये चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना लिखेंगे हम? तो ये डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, अब एक ट्रायंगल, चलिए इस एंगल को आप थीटा आई बोलिए, इस एंगल को थीटा आई बोलिए। ध्यान रखिए ये वाली लाइन नहीं बदलने वाली है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ओरिजिन हमारा फिक्स्ड है, ये R वेक्टर हमारा फिक्स्ड है, तो ये लाइन नहीं बदलने वाली है। जो वाला चार्ज लेंगे Q1, Q2, Q3, उसके अनुसार आप यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, थीटा आई बदलेगा, ये लाइन बदलेगी। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, जो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था उसको याद कीजिएगा, इसका स्क्वायर बराबर, ये d का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर यानी RI का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर और -2 टाइम्स RI इंटू R, ये भुजा गुना ये भुजा और इंटू कॉस थीटा आई, ऐसा। ये ट्रायंगल्स के जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, उसमें किसी भी ट्रायंगल के लिए ऐसे फॉर्मूले आपने याद किए होंगे। तो यहाँ पे मुझे d लिखना है, अर्थात R का स्क्वायर, RI का स्क्वायर -2 टाइम्स RI R और cos थीटा आई, इस पे पावर हाफ। ये है इसके कारण से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। अब चूंकि R तो बहुत बड़ा है, हम तो दूर की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये सारे RI जो हैं वो इसके अंदर हैं, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, और पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जितना साइज़ है उसकी अपेक्षा हम बहुत दूर के पॉइंट पे जा रहे हैं। तो किसी भी I के लिए R बहुत बड़ा है, RI से इस अप्रॉक्सीमेशन में काम करें और यहाँ से इस R स्क्वायर को बाहर निकालें और हाफ पावर है, इसको भी याद रखें। तो ये बनेगा QI डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर से हम भाग लगा रहे हैं सभी को, और ऊपर पावर हाफ है, तो ये R हो करके यहाँ बाहर निकलेगा। और जब भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो बनेगा 1, इसमें भाग लगाएंगे तो बनेगा RI का स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और इसमें भाग लगाएंगे तो -2 RI बटा R यहाँ, cos थीटा आई यहाँ, और उस पर पावर हाफ। और चूंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे RI बाई R है, और RI बहुत छोटा है R से, और ये RI का स्क्वायर बटा R स्क्वायर है, तो इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर ही डालेंगे।
तो इसको तो हटा दीजिए, और इन दोनों में इसकी तुलना में इसको हटाने की चेष्टा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आप का पूरा पोटेंशियल जीरो आने वाला है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे आने वाला है। इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, इसको लिखिए क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद रखिएगा ये नीचे में आर है, ये जो आर है, ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर है, ये आई पे डिपेंडेंट नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी है, ये वही रहने वाला है हर एक चार्ज के लिए। और ये बना 1 माइनस 2 आर आई बाई आर कॉस थीटा पे पावर माइनस हाफ। और अब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन आपको ध्यान होगा 1 माइनस एक्स और माइनस एन अगर है तो सीधा 1 प्लस एन एक्स, और आगे ऐसा ऐसा करके चलता है। ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन अगर होता तो 1 प्लस एन एक्स, और फिर उसके बाद माइनस माइनस होकर चलता है। तो इस माइनस हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा नेक्स्ट टर्म आने वाला है। तो ये लिखा हमने क्यू आई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे क्या बना 1 प्लस, ये माइनस हाफ से इसको गुना कीजिए तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इस 2 से ये 2 कट गया और बच गया आर आई बाई आर कॉस थीटा, आर आई बाई आर कॉस थीटा आई, और प्लस आगे के जो टर्म्स आने वाले हैं वो इसके स्क्वायर और ये सब आने वाले हैं, और कुछ ये सब आने वाले हैं। लेकिन हम ऑलरेडी आर आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसको हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो उनकी हम चिंता नहीं करेंगे, और यहीं पे हमारी गाड़ी रुकेगी। ऐसा इस आर को यहाँ मिला दीजिए, क्या बना, ये केवल इसके कारण से पोटेंशियल है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से पोटेंशियल लिखना है हमें। तो V बराबर समेशन ओवर आई, सभी के कारण से कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अंदर में 1 प्लस आर आई बाई आर और कॉस थीटा, आगे के टर्म्स हमने छोड़ दिए। अब इसको जब दो भाग में करेंगे, इसको तो आप पूरे को बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अब देखिए समेशन ओवर आई क्यू आई इंटू 1, तो पहला तो पार्ट ये हो गया, प्लस समेशन ओवर आई क्यू आई इंटू ये क्यू आई इंटू आर आई कॉस थीटा आई और डिवाइडेड बाई आर, ऐसा बनाइए। ऐसा बनाइए, और ये है टोटल चार्ज उस डिस्ट्रीब्यूशन का जिसको हम जीरो लेके चल रहे हैं। अगर वो जीरो नहीं है तो ये सारी मेहनत बेकार है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब टोटल चार्ज जीरो है तभी आप डायपोल कंट्रीब्यूशन पे जाते हैं, तो इसलिए ये पार्ट तो हो गया जीरो। और अब इस पार्ट को देखिए, ये क्या है, आर आई कॉस थीटा आई, चित्र में वापस आइए, आर आई है ये और थीटा आई है यहाँ, आर आई इंटू कॉस थीटा आई। देखिए आप इसको लिख सकते हैं क्या, आर आई इंटू कॉस थीटा आई, इसको आप लिख सकते हैं क्या, आर आई वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर। ये आर कैप क्या लिखा हमने, ये जो हमारा जहां मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं उसका ये पोजीशन वेक्टर है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये आर कैप। तो अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया इन दोनों का, इसका और इस यूनिट वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा आई, तो ये इतना बनेगा। और इसलिए इसको आप लिख सकते हैं, इस पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये आर इस समेशन के बाहर निकाल सकते हैं, आई पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आर स्क्वायर हो गया।
और ये जो बच गया है अंदर में वो है क्यू आई आर आई और डॉट आर कैप, ऐसा। ये आर आई कॉस थीटा आई की जगह हम लिख सकते हैं आर आई वेक्टर डॉट आर कैप, और इस समेशन से भी इस आर कैप को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें आई नहीं है, ये अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप कहें समेशन ओवर आई क्यू आई आर आई वेक्टर, और अब यहाँ बाहर में डॉट आर कैप। और ये जो चीज़ है इसको फील्ड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट P कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर डिपेंडेंट है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आपका अपना पैरामीटर है ये, और इसी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वही परिभाषा आपको ध्यान होगा। तो ये चीज़ हो गई, तो ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये जो है ये है P, ये है P वेक्टर और डॉट आर कैप, ऐसा। और इसको भी एक बार फिर से देखिए, P डॉट आर कैप क्या है, इसका एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया है P, ये सारे चार्जेस मिल करके, और अंत में इनका एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पता नहीं, ये P, और उसका डॉट आर कैप। तो फिर से अगर ये आर कैप ऐसे है तो ये P डॉट आर कैप को अगर आप देखें यहाँ पे इस चित्र में, तो P डॉट आर कैप बराबर P कॉस थीटा। अब आई नहीं लिखूंगा मैं, अब ये आई नहीं है, ये किसी एक चार्ज का नहीं है, पूरे का मिलके डाइपोल मोमेंट P है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, कॉस थीटा। तो अर्थात P कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसमें P जो है वो केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी प्रॉपर्टी है, और थीटा और R जो है कहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है। हमेशा दो भाग में आएगा ये, जैसे हम लोग एक सिंगल चार्ज के लिए लिखते थे या मोनोपोल मोमेंट के लिए लिखते थे, तो ऐसा। तो कहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो यहाँ है, और चार्ज की अपनी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी वो है वो यहाँ है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो ये मैंने डिस्क्रीट चार्ज लेकर के किया। अगर आप डिस्क्रीट नहीं लेकर के इंटीग्रेशन रो आर डी टो ऐसा करके लेकर के चलेंगे तो भी आपको अंत में ये परिणाम यही मिलने वाला है, एक डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से पोटेंशियल ये मिलने वाला है। और ये अगर आपको पोटेंशियल मिल गया है तो आप फील्ड खुद से लिख सकते हैं। कैसे? फील्ड लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का संबंध इस्तेमाल करेंगे। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, और ग्रेडियंट हम लोग अगर इसमें लिखते कार्टेशियन में तो ऐसे लिखते, ऐसे करके लिखते, लेकिन इस बार हम लोग स्फेरिकल में काम कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, माइनस के बाद आर कैप डेल डेल आर, ऐसा, ये प्लस थीटा कैप और डी वाई के जगह डेल्टा वाई के जगह पे डेल आर डी थीटा, आर और ये डेल थीटा, आर इंटू डेल थीटा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर है ये, और फाई कैप डेल आर साइन थीटा और डेल फाई, डेल डेल फाई करेंगे और 1/r साइन थीटा से गुना करेंगे। तो ऐसा करके आपके पास V है, आप इसमें रख दें तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी डाइपोल के कारण से पता चल जाएगा। और ये देखिएगा, ये आएगा आपको P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। और ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, यूज़फुल रिजल्ट है, कई बार काम आता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं।